नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अंडर द ओरिजिनल jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स टू। पहला स्टेटमेंट है, disputes between the states involving a question whether of law or fact on which the extent of a legal right depends. सेकेंड स्टेटमेंट है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। थर्ड स्टेटमेंट है, डिस्प्यूट्स ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। फोर्थ स्टेटमेंट है, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन कहाँ एक्सटेंड होते हैं उसके बारे में पूछा है। जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग होता है मूल न्यायाधिकार। इससे किसी भी कंट्री के कोर्ट को ये पावर होती है कि एक्सक्लूसिवली वही उन मैटर्स पर डिसाइड कर सकता है या मैटर्स पर डिसीजन दे सकता है। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो अंडर आर्टिकल 131 में मेंशन्ड है वो है सेंटर और वन और मोर स्टेट्स। दैट मीन्स इट विल सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट। सेकेंड, बिटवीन सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर साइड। थर्ड जुरिस्डिक्शन आता है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ये तीनों पॉइंट्स पर ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के जो मैटर है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं। डिस्प्यूट्स ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं है। So answer is A. This is the explanation for the question. You can read it afterwards. Next move to second question. Under the advisory jurisdiction of Supreme Court, the Supreme Court must tender its option to the President. Statement 1 says, on any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise. Second statement say, on any dispute arising out of any pre-constitutional treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument, which of the following statement is or are correct? क्वेश्चन है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट जो अंडर आर्टिकल 143 मेंशन्ड है उसके बारे में है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट? ये है प्रेसिडेंट कभी भी सुप्रीम कोर्ट से एनी लीगल इशू पर ओपिनियन ले सकता है। और क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर टू प्रेसिडेंट, जो भी ओपिनियन है वो उन्हें कंपल्सरीली देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास में इतना विलिंगनेस है कि वो अपना ओपिनियन को रिजर्व कर सके या रिफ्यूज कर सके अपना ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट की हर एक मैटर पे वो अपने ओपिनियन दे। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन्हें यह अपने ओपिनियन नहीं देने हैं तो इट कैन रिजर्व इट्स ओपिनियन। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज अगर प्रेसिडेंट किसी ऐसे मैटर पे सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेना चाहता है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, कोवेनेंट, एंगेजमेंट या सनद या अदर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट को कंपलसरी है कि अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट को देना। So second statement is correct. So the answer for this question is B. Next question is, Article 17 of Indian Constitution deals with. Option A is education, option B is health, option C abolition of untouchability, option D is food guarantee. The correct answer is C, because Article 17 is for abolition of untouchability. ये 2016 में मध्य प्रदेश सिविल जज जुडिशियल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement are correct? First statement is, the writ of habeas corpus can be issued
against both public authorities as well as private individuals. Second statement है, the writ of prohibition can be issued against judicial bodies, legislative bodies and administrative authorities. Third statement है, the writ of certiorari cannot be issued against administrative authorities and legislative bodies. Fourth statement says, anyone can exercise the writ of quo warranto. Select the correct answer using the code given below. Options are 1, 2 and 4 only. B 1, 2 and 3 only. C is 1 and 4 only. D is 1, 3 and 4 only. रिट की बात करें तो हेबस कॉर्पस का मीनिंग होता है to present the body. This order is issued by the court to a person detained, that is who has detained another person to produce the body of the later before it. और ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू हो सकता है. So statement 1 is correct because it can be issued against both public authorities as well as private individual. Okay, next is prohibition. Prohibition क्या है? It means to forbid. It is issued by higher court to lower court और tribunal. लोअर कोर्ट को भी इशू होता है प्रोहिबिशन और ट्राइब्यूनल्स को भी. ये बात इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना. टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी. इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. ठीक है, ये लेजिस्लेटिव बॉडीज और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही इशू होगा. क्या? प्रोहिबिशन. सर्टियोररी, इसका मीनिंग हो टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म. हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इन्फॉर्म करता है, लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को भी. आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस. इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. किसके अगेंस्ट हो सकता है? जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. ये इशू नहीं होगा लेजिस्लेटिव और प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज के against. Co-warranto, it means by what authority or warrant. It is issued by the court to inquire into the legality of claim of a person to a public offence. ये किसी के भी against ये issue हो सकता है. It can be exercised by any person, interested person, not only the aggrieved party या aggrieved person. तो co-warranto against anybody issue हो सकता है. एक बार sum up कर लेते हैं इसको. Habeas corpus बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू होता है. सर्टियोररी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करता है और ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं इसके अंडर. क्वाजी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट होगा, ना कि लेजिस्लेटिव और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट. प्रोहिबिशन हायर कोर्ट लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू करता है. इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. को वारंटो सबके अगेंस्ट हो सकता है. सो द राइट आंसर इज 1 and 4 ओनली, क्योंकि हेबियस कॉर्पस इज इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक authorities as well as private individual. और fourth statement, anyone can exercise the writ of quo warranto. Next question है, under the right of freedom of speech and expression, which of the following right are not explicitly mentioned but are implicit? First statement है freedom of silence. Second statement is right to strike. Third statement is right against band called by a political party or organization. Fourth statement is freedom of press. Select the correct answer using the code given below. इसका आंसर है C 1, 3 and 4. ये सारे राइट इम्प्लिसिटली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर मेंशन्ड है, एक्सेप्ट राइट टू स्ट्राइक. ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर मेंशन नहीं है. फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर ओनली द राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग मेंशन्ड है, स्ट्राइक नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर गवर्न्ड अंडर द कन्वेंशन एज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? स्टेटमेंट ए, द 3 रेगुलर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. B, the first session of the parliament every year shall begin with a joint address of both the houses of parliament by the president. Third statement है the introduction and the passage of no confidence motion in the Lok Sabha. D,
1/3 of the members of the Rajya Sabha shall retire once in 2 years. आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, द 3 रेगुलर सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है दैट इज गवर्न्ड बाय कन्वेंशन, जो कि प्रैक्टिस से एस्टेब्लिश हुआ है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो वो है 3 रेगुलर सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। वो क्यों, ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को ड्यूटी दी गई है टू समन द पार्लियामेंट और ईच हाउस एट सच इंटरवल दैट 6 months shall not intervene between its last in one session and the date appointed for its फर्स्ट सीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। तो पार्लियामेंट में जो सेशंस होंगे वो विद इन इंटरवल ऑफ 6 months होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। 2 सेशंस के बीच का इंटरवल 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है, और पार्लियामेंट में ये रूल मेंशन किया है कि पार्लियामेंट मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड नॉट मोर देन 6 months shall elapse between 2 sessions। इसलिए रेगुलर सेशंस कन्वेंशंस के थ्रू 3 रेगुलर सेशंस पार्लियामेंट गवर्न करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 87 प्रोवाइड्स फॉर द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट टू अ जॉइंट सेशन एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। ये कन्वेंशन नहीं है, ये मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आर्टिकल 75 में मेंशन्ड है। इट सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी collectively responsible to the Lok Sabha. Thus, the introduction and the passage of a no confidence motion in the Lok Sabha is provided in the constitution itself. फिर है no confidence motion is governed under the rules of procedure of the Lok Sabha. Article 83 covers retirement of members of parliament या राज्य सभा। I hope you like this video. That's all for today's discussion. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to this channel.